यार भाई आज ना मैं एसएससी एमटीएस के एनालिसिस देख रहा था जो पेपर हो चुके हैं। वैसे तो देखो एनालिसिस करना मना है, एसएससी की गाइडलाइंस आ चुकी है। लेकिन तब भी कुछ चैनल्स ऐसे जो ऐसे मतलब निकाल देते हैं एनालिसिस, जैसे तैसे निकाल देते हैं। वो बड़े डेयर डेविल होते हैं। तो यार वो एनालिसिस देख के मुझे आज एक चीज रियलाइज हुई कि अब एसएससी एमटीएस का लेवल ना हमारा सीजीएल के लेवल से ना बहुत ऊपर उठ चुका है। इवन तुम देखोगे सीजीएल के लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुम आंसर कर सकते हो, लेकिन एमटीएस के क्वेश्चन तो बाप रे बाप भाई, ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं दिमाग खराब हो जाए। तो यार वही ना, मैं कुछ क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मैं मेरा खुद दिमाग खराब हो गया वो क्वेश्चन ढूंढने में। मैं फिर से आपके सामने लेके आया टॉप 50 क्वेश्चन। अब इस 50 क्वेश्चन को ना बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, आपका खुद दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ रहे हैं एमटीएस में, तभी मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप लोग अपना एग्जाम मस्त दे के आ पाओ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बोला है बृहत कथा कोश किसने लिखी है, किस लेखक की किताब है बृहत कथा कोश। क्या खुद सोच के देखो, क्या है सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन है। मतलब एक किताब पूछ ली, वो भी पता नहीं कौन से जमाने की। तो भाई ये लिखी है हमारे हरिसेना ने। अब हरिसेना कौन थे? हरिसेना गुप्ता पीरियड के अंदर थे, जो समुद्रगुप्त, कौन? समुद्रगुप्त, इसके अंडर आते थे। ये इसके अंडर एक ऑथर थे, तो इनका नाम था हरिसेन। अच्छा, इनको ना एक तरीके से चीफ मिनिस्टर भी बना रखा था, किसने? समुद्रगुप्त ने। किसको? हरिसेन को सीएम भी बना रखा था, किसने? समुद्रगुप्त ने। अच्छा, इसके अलावा जो किताब मुझे याद आ रही है, शायद वो किताब थी, उसका नाम था मृच्छकटिका। क्या था उसका? मृच्छकटिका। ठीक है, मृच्छकटिका किसने लिखी है? ये लिखे शूद्रका ने। किसने? ये शूद्रका ने लिखी है। ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम के ही इंसान थे, शूद्रका, जिन्होंने मृच्छकटिका लिखी। और ये इतनी पूछी जा रही है आजकल कि भाई हर एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे एमटीएस उठा लो, सीएचएसएल उठा लो, सीजीएल उठा लो, सीडीएस उठा लो, कोई भी उठा लो, मृच्छकटिका के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर हैज इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम में। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन ना हमने अपने पहले वाली सीरीज में भी किया है, लेकिन वहां पे उन्होंने पूछा था कि 1981 या 82 का सेशन, इनमें से कौन सा सेशन इंडिया ने होस्ट किया था। यहाँ पे पहला पूछ रहा है। मैंने वहां पे भी बताया था कि पहला 1951 में किया था। और कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में किया था आपका पहला एशियन गेम्स। इसमें कुल मिला के कुछ 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये आपकी 12वीं वीडियो है। 12वीं में से जो पहले 11 हो चुकी है ना, उन्हीं में बात हुई है। 11 में बात हुई इन सब चीजों के बारे में, तो सारी देखना, मस्त देखना। आप अगर ये सारी वीडियोस देख लोगे ना, आप कम से कम, अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसमें से 40 अटेम्प्ट करके आओगे ही आओगे। ठीक है, देखो यार दिवाली भी आ रही है, पटाखे भी फूट रहे हैं, हमारे भी पटाखे फूटने वाले एग्जाम के साथ साथ। चलो, 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें इंडिया कितने मेडल लेके आया था? इंडिया लाया था 15 तो लाया था इंडिया गोल्ड, और शायद 16 लाया था सिल्वर जहां तक मुझे याद है, और 20 लाया था वो ब्रॉन्ज। ठीक है, 15 थे गोल्ड, 16 थे सिल्वर, 20 थे ब्रॉन्ज, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, जितना मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते, इतनी चीजें हमने जान ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखो। थर्ड क्वेश्चन कहता है लैंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट का है लैंगवीर नृत्य? अब ये लैंगवीर नृत्य की बात कर रहे हैं ना, तो भाई ये आपका है उत्तराखंड का। कहाँ का है ये? उत्तराखंड का है, लेकिन उत्तराखंड में भी चमोली डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? चमोली डिस्ट्रिक्ट का है ये। ठीक है, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट का। और ये कौन सा होता है? ये मेल ओनली डांस होता है। कौन सा? मेल ओनली। इसमें सिर्फ मेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। वो ये शायद ना पार्वती और शिव जी के ऊपर होता है, जिसमें वो उनका बॉन्ड दिखाते हैं, जिसमें मेल सिर्फ आदमी ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वापस सेकंड आ गया, नहीं अरे फोर्थ पे जाना है भाई, फोर्थ। हाँ ये आ गया फोर्थ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए, डीएनए सबको पता है, डीएनए हमारी बॉडी के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं 24 मिलजुल के बने हैं ना, वही चीज है डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि जो आपके जो हेरिडिटी जो होती है, जो भी आपकी डिटेल्स ट्रांसफर हो रही है, वो कहां से होती हैं, कौन सा प्रिंसिपल होता है? तो हम उसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। किसका? द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अब इस ये चीज तो हमने जान ली कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाली चीज है वो किससे रिलेटेड है? कॉम्प्लीमेंटेरिटी से रिलेटेड है। क्या आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ऐसे ही आरएनए होता है, आरएनए की होती है रिबो न्यूक्लिक एसिड, जैसे लिखा है रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है आरएनए की। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, जो हम ये जो बात जान रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या होता है, इसमें हमारा डीएनए से हमारे सेगमेंट्स किस में कॉपी होते हैं, आरएनए में कॉपी होते हैं। कहां से, डीएनए से आरएनए में कॉपी होने को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, और इस प्रिंसिपल को बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ठीक है, चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भाथियाली फोक म्यूजिक विच इज मोस्टली संग बाय द फिशरमैन। किससे, मछुआरे जो गाते हैं, जो मछुआरों की लाइफ बताते हैं। ये सॉन्ग किसके बारे में, लाइफ ऑफ फिशरमैन के बारे में ये, ठीक है, उनकी लाइफ बताता है। कौन सा, भटियाली। ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, देखो यार जो भटियाली है ना, ये भटियाली आपका रिलेटेड है वेस्ट बंगाल से। कहां से है ये, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। अच्छा, अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का कोई फोक सॉन्ग बता सकते हो, फोक म्यूजिक, इसका नाम है दलखाई। क्या नाम है इसका, दलखाई, ये उड़ीसा का है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यार देखो, आंध्र प्रदेश का है, बड़ा अच्छा नाम है, मुझे इसका बड़ा अच्छा नाम लगता है, इसका नाम है बुरा कथा। क्या नाम है इसका, बुरा कथा। और केरला का भी बता दो, केरला का सबसे बढ़िया है मपिला मपिला पट्टू। क्या नाम है, मपिला पट्टू। तो ये तीन है हमारे। वेस्ट बंगाल का हमने देख लिया क्या है, भाटियाली, उड़ीसा का दलखाई, आंध्र प्रदेश बुरा कथा, और केरला का मपिला पट्टू। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो छठा क्वेश्चन कहता है जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ। जियोइड क्या है, जियोइड एक तरीके की शेप होती है, जिसने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है, तो ये जो जियोइड होती है ना, हमारी अर्थ की शेप को बताती है। जो आप कह सकते हो कि हमारे पोल से होती है थोड़ी फ्लैट, और बाकी तरफ से थोड़ी फैली हुई होती है। ठीक है, अब ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती है, इरेगुलर सरफेस होता है जियोइड जो होता है, ये इरेगुलर सरफेस होता है। ये चीजें हमें नहीं जाननी है, हमें बस जानना था जियोइड क्या होता है, अर्थ की होती है शेप। ठीक है यार, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, ये कहता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का फाउंडर कौन था। देखो जिसने पढ़ा है सारी चीजों के बारे में कि कौन कौन से हमारे वो बने थे, समाज बने थे, कितनी चीजें बनी थी, तो उसे पता होगा कि इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। किसके, आर्य समाज के। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या फाउंड किया है, इन्होंने शांति निकेतन फाउंड किया है। ठीक है, शांति निकेतन, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, शांति निकेतन। केशव चंद्र सेन, इन्होंने ऐसी चीज फाउंड करी है कि इसके ऊपर ना भाई बच्चे 100% गलत करके आते हैं। क्या चीज फाउंड करी, चलो इसकी बात बाद में करेंगे। स्वामी विवेकानंद बता दो, क्या इन्होंने रामाकृष्णन मिशन फाउंड किया था, रामाकृष्णन मिशन। अब बताओ मुझे केशव चंद्र सेन ने क्या फाउंड किया था। भाई ये थे फाउंडर किसके, भाई ये क्या बताओ मैं, ये थे ब्रह्मो समाज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आप गलत बोल रहे हो कि ब्रह्मो समाज के तो नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया की, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। वहीं अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मो समाज के कौन फाउंडर थे, ब्रह्मो समाज के, किसके, सिर्फ ब्रह्मो समाज अगर लिखा आ जाए, इनकी थोड़ी आइडियोलॉजीज में फर्क था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और ब्रह्मो समाज। इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, ये थे ब्रह्मो समाज के फाउंडर। और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ऑफ आएगा भाई यहाँ पे, ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे, ये थे केशव चंद्र सेन। थोड़ा आइडियोलॉजी में फर्क था, इसलिए इन्होंने अपनी अलग अलग वो बनाई थी। ये बनी थी शायद 1828 में जहां तक मुझे याद है, और ये बनी थी 1866 में शायद, इसी के लगभग होगा, कुछ 1866 जितना मुझे याद आ रहा है। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूटीज हैज द फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत। 100% की बात कर रहे हैं, और वो भी फुल्ली डिजिटल भी है, लिटरेट भी है, और पंचायत की बात कर रहे हैं, मतलब गांव की बातें कर रहे हैं। तो वो कौन है, केरला स्टेट है। केरला में भी एक जगह है जिसको शायद क्या बोलते हैं, पुल्लमपुर, कुछ यही है शायद, पुल्लमपुरा पुल्लमपुर ऐसे कुछ बोलते हैं, पुल्लमपुरा। ये थिरुवनंतपुरम में है। कहां है ये, थिरुवनंतपुरम, बड़ा लंबा नाम है यार, थिरुवनंतपुरम में है पुल्लमपुर।
पुल्लमपुरा है शायद, जहां तो मुझे लगता है पुल्लमपुरा में, केरला में, इस जगह पे। और ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आ जाए आपका कि कौन सा गांव है तो आप वो बता सकते हो, पुल्लमपुरा, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, तिरुवनंतपुरम, या फिर स्पेसिफिक स्टेट बोल दे तो केरला। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन था जो यार तुम कहीं भी ढूंढ लो, कहां मिलेगा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? साकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कीरत खाम्बू राई कम्युनिटी ऑफ। किसकी कम्युनिटी है ये? कीरत खाम्बू राई। साकेवा, अब ये साकेवा किससे स्टार्ट है? एस से। तो यहां पे एस से स्टार्ट कौन दिख रहा है आपको? सिक्किम। इसी का आंसर है सिक्किम। साकेवा एक रिलीजियस फेस्टिवल है किसका? सिक्किम का। तो एस से साकेवा, एस से सिक्किम। अच्छा, इसी हिसाब से मुझे कमेंट करके बता दो कि सिक्किम की कैपिटल क्या है। ठीक है, सभी कमेंट करके बताएंगे सिक्किम की कैपिटल क्या है। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन चेस बोर्ड। देखो ये ना बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। क्या है? डिबेटेबल टॉपिक है। क्यों? अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपके सामने एक फिगर बनाने जा रहा हूं। सबको फिगर दिखाई दे रही है? ये ऑलमोस्ट मान के चलना मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप मान लेना सारी लाइन स्ट्रेट हैं, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मुझे बताओ यहां पे कितने स्क्वायर दिख रहे हैं आपको? ठीक है, अब जो 4 बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन के हिसाब से उनका आंसर 4 होगा, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहां पे 5 स्क्वायर बन रहे हैं। ये 4 तो ये छोटे छोटे हैं और एक ये बड़े वाला, समझ गए? तो ये 5 स्क्वायर बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला? चेस बोर्ड पे स्क्वायर्स बोले, स्क्वायर्स डिफाइन नहीं किए, कौन से? स्मॉल वाले या फिर सारे लेने हैं हमें। तो इनका आंसर हम ऑप्शन के हिसाब से गेस करेंगे। हमने चेस बोर्ड देखा है, चेस बोर्ड में क्या होता है? 8 तो ऐसे लाइनें होती हैं और 8 ऐसे होती हैं, और जब 8 इंटू 8 करते हैं तो क्या आता है? 64 आता है। मतलब हमारे कितने स्क्वायर्स बनने वाले हैं? 64 बनने वाले हैं। लेकिन अगर हम टोटली देखें तो और बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए 64 होगा सिर्फ अगर स्मॉल स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए डिबेटेबल था क्योंकि इसका आंसर 64 हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर असली आंसर लॉजिकली देखा जाए तो इसका आंसर और बड़ा आ सकता है। जिसको पता है भी कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं। सभी कमेंट करके जरूर बताना, बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? इन्होंने बोला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास। निमास कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, क्यों? देखो आपको इसका एक छोटा सा शायद मैं बता देता हूं। ये या तो वहीं लोकेटेड होगा जहां पे आप माउंटेन्स देखोगे ज्यादा। अब हिमाचल में भी हो सकता था ये, ठीक है, मिजोरम में भी थोड़े बहुत माउंटेन आप देख सकते हो, नागालैंड में भी थोड़े बहुत देख सकते हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल यहाँ पे सबसे ज्यादा है जहां पे माउंटेन्स पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज, अरुणाचल प्रदेश में इसलिए है क्योंकि वहां पे हमारी रेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अब रेंजेस ज्यादा हैं इसलिए वहां पे हमें माउंटेन की चीजें, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है इसलिए वहां पे स्थापित करने की बात की गई थी, इसलिए वहां पे स्थापित है। अब ये तो सारी बातें हो गई हमारी इसकी। मुझे बता दो अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? अभी अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो शायद इनका नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है इनका? पेमा खांडू। ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सारी बातें करेंगे हम, जितनी हमारे दिमाग में है, मेरे दिमाग से जितनी निकल पाती है ना भाई, मैं उतना बता देता हूँ। मैं नहीं रुकता हूँ कहीं पे कि चलो एक क्वेश्चन करा दे खत्म करते हैं, नहीं, जितना दिमाग में आ रहा है सारी बताऊंगा तुम्हें। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमेटी ने इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दिया था? ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, SSC। इसने क्या दिया था? इसने एफडी का रिकमेंड किया था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया जाए। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसी हिसाब से बता दो कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई थी? अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई थी? ये भी आप सभी कमेंट करके बताना। ठीक है, अब ये मैं कमेंट करके क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में ना बात की है भाई, सारी चीजें बताई थी मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, कौन से अमेंडमेंट में एक्ट की थी, क्यों की थी, कहां की थी, सारी चीजें बताई हैं। जिसने नहीं देखी भाई पहले वाली वीडियोस जाके देखो, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ
जी बिल्कुल सही समझ रहे आप, ये वही जगह है जहां पर कालीन भैया बसते थे, ये वही जगह है जहां पर मुन्ना भैया बसते थे। तो यहाँ का आंसर होने वाला है मिर्जापुर। कहाँ का मिर्जापुर है? ये यूपी का मिर्जापुर है। आपको पता होगा आईएसटी हमारा वहीं से कैलकुलेट होता है, तो वहीं के क्लॉक टावर से हमारा आईएसटी कैलकुलेट होता है। कौन सा? मिर्जापुर का। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिर्जापुर अगर हमने सीख लिया है तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है, 14th क्वेश्चन कहता है, हु इज द राइटर ऑफ बिकमिंग? बिकमिंग एक बुक है जो किसी ने तो लिखी है, अब वो कौन है? वो है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा जी आप सही समझ रहे हैं, ये है हमारे यूएस के प्रेसिडेंट, जो अभी नहीं पहले थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम था BARACKOBAMA, बराक ओबामा। भाई देखो इनका नाम तो कौन नहीं जानता है। चलो अगर आपको भी इनका नाम पता है, एक चीज कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे। क्या बताएंगे? ये कौन से नंबर के यूएस प्रेसिडेंट थे, ये किस नंबर के यूएस प्रेसिडेंट थे, सारे कमेंट करके बताएंगे। सभी के कमेंट का वेट रहेगा मुझे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन कहते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए के बारे में भी हमने जाना था, अब उसके प्राइमरी फंक्शन के बारे में इन्होंने पूछ लिया है। तो भाई देखो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, प्रोटीन को बनाने का होता है आरएनए का प्राइमरी फंक्शन। अब इन्होंने एक चीज बात पूछी आरएनए की, तो आरएनए में कभी कभी पूछ लेता है कि आरएनए के टाइप कौन कौन से। तो याद रखना इसके 3 टाइप है, एक है mRNA, एक था rRNA, एक है tRNA। ये 3 टाइप होते हैं इसके, जिसमें M से होता है मैसेंजर। क्या होता है M से? मैसेंजर। R से होता है शायद नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या होता है, हाँ राइबोसोमल। और T से होता है आपका ट्रांसफर। ठीक है, M से मैसेंजर, R से राइबोसोमल और T से ट्रांसफर। ये तीनों आपके आरएनए के टाइप होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद होने चाहिए। आरएनए की फुल फॉर्म ने पिछले जान ली थी, तो सभी कमेंट करके एक बार दोबारा बता दो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन कहता है डैश इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी मूवमेंट है? मॉलिक्यूल्स की। कहां? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रीजन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे। जहां पे आपकी कंसंट्रेशन बहाव कम होता है, जहां पे ज्यादा होता है, मतलब कंसंट्रेशन होती है किसी भी चीज का वेट या फिर छोटी सी जगह में कितने पार्टिकल्स है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, ज्यादा पार्टिकल है ज्यादा कंसंट्रेशन है, कम पार्टिकल है कम कंसंट्रेशन है। अब ये कह रहे हैं कि मूवमेंट बतानी है, तो इसका आंसर होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आंसर होने वाला है। अच्छा अब इसमें ना बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन बताता हूं मैं आपको। आप क्या करोगे, जिसको भी थोड़ा बहुत साइंस का पता है वो देखेगा कि भाई लोअर से हायर पे जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस स्टिक करके आ जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? ऑस्मोसिस हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स का बताता है। ठीक है, कहा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। बस एक चीज इसमें ऐड होती है, वो कौन सी होती है कि ये किसके थ्रू करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है ऑस्मोसिस अपना जो भी मूवमेंट करता है। ठीक है, इसी की तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये होता है विदाउट एनर्जी। होता एक्टिव ही है, लेकिन मतलब एक्टिव की तरह होता है, लेकिन ये विदाउट एनर्जी और बड़ा स्लो होता है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया है? पैसिव दे दिया है। ठीक है, विदाउट एनर्जी और थोड़ा स्लो होता है तो पैसिव, एक्टिव मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है और एनर्जी लेके हो रहा है तो एक्टिव। ऑस्मोसिस में भी हमने डिफरेंस जान लिया, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की ही बात करेगा और किसके थ्रू होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब भी क्लासिफिकेशन की बात है तो एक ही चीज में आती है, उसे क्या कहते हैं हम? टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं हम? टेक्सोनॉमी। अब सर्पेंटोलॉजी नाम से पता चल रहा होगा, स्टडी ऑफ स्नेक्स। अब इसी तरीके से वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, वीरू सहस्त्र बुद्धि, यही नाम था ना इसका, वायरस। और फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, या फिर हम कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन, कि आपके अंदर की चीजें कैसे वर्क कर रही है, उसे फिजियोलॉजी का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई हमारा? 18th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 18th क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन कहता है कि भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका? अब ये ऑप्शन की तरफ देख लो। ऑप्शन से पहले हम बात करते हैं, आपने इसके लिए आपको बीमार होना पड़ेगा। बीमार होने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर फिर कहेगा कि भाई ये लो थर्मामीटर, या तो इसे आप मुंह में लगा लो या फिर आप इसे अपने बाजू के नीचे लगा लो। अब वो एक चीज बोलते हैं, जब भी आपको बोलते हैं कि या तो आप इसे मुंह में लगा लो, कि इसको दांत से मत काटना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो आपकी जान भी जा सकती है। क्या?
डेथ पर बात आ सकती है आपकी, लाइफ या डेथ। अब क्यों बोलता है, क्योंकि उसके अंदर ना एक लिक्विड होता है जिसे आप तैरता हुआ देखते हो, जो ऊपर बढ़ता रहता है धीरे 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 धीरे, उसे ही हम कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं हम उसे? मरकरी होता है वो। मरकरी जानलेवा लिक्विड है, क्योंकि ये एक मेटल होता है जो इकलौता ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। किस पे? रूम टेम्परेचर पर इकलौता लिक्विड मेटल होता है ये, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है जी। ये भी देखो, ये भी आपका वो है, मेटल है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसका? मरकरी होने वाला है। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम? ये सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, इसका आंसर है बेकिंग सोडा। इसलिए मैं कह रहा हूं जिसने नहीं देखी है पहले वाली वीडियो जाके देखो, ऑलमोस्ट आप सारे के सारे आंसर उसी से देख के कर दोगे। अच्छा देखो पीछे पटाखे फूटने की आवाजें बड़ी आ रही होंगी आपको, तो मैं बस ये बोलूंगा उसे इग्नोर मारो। दिवाली आ रही है, ये चीजें आती रहेंगी, शायद और ज्यादा बढ़ेंगी, तो उसके लिए भाई इग्नोर मारना हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अच्छा उससे पहले एक चीज मुझे बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट तो पता चल गया, क्या आप ब्लीच का बता सकते हो मुझे? ब्लीच का क्या होता है? तो यार ब्लीच का शायद आपको पता होगा, ये होता है NaClO। क्या होता है ये? NaClO। और एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट मतलब सेंधा नमक, ये होता है सेंधा नमक। इसका क्या होता है सेंधा नमक का? शायद ना बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन इसका होता है MgSO4.7H2O। क्या होता है? MgSO4.7H2O, एप्सम सॉल्ट या फिर सेंधा नमक का केमिकल फॉर्मूला। यस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 20th क्वेश्चन क्या कहता है? इन्होंने बोला गणेशा फेस्टिवल किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था लोकमान्य तिलक जी ने, जिनको हम BGT या फिर बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। अच्छा इन्होंने क्यों शुरू किया था? इन्होंने ना यार इसलिए शुरू किया था, ये ना यूनिटी दिखाना चाहते थे। क्यों? उस टाइम पे भाई चल रहा था अंग्रेजों का शासन, तो उन्हें दिखाना था कि भाई हम लोग साथ हैं। और साथ कब आते हैं लोग? तो आपने देखा होगा मोस्टली लोग साथ आते हैं किसी त्योहार पे। तो इसलिए इन्होंने किसके अगेंस्ट शुरू किया था? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उनके लिए शुरू किया था ताकि ये लोग जान सके कि भाई हम लोग साथ हैं, हम साथ साथ हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कहता है? प्राग इज द कैपिटल ऑफ। प्राग किसकी कैपिटल है? ये है सेज रिपब्लिक की। अब इसमें देखो ऐसा कुछ वो तो है नहीं कि मैं तुम्हें इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ जिसको नहीं पता है, सऊदी अरेबिया की है रियाद, कैपिटल की ही बातें कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की, यार क्या नाम था उसका? बड़ा अजीब सा नाम है यार, क्या नाम था? योंग योंग करके कुछ नाम है उसका। हाँ, प्योंग प्योंग यंग। मुझे बताना क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका वो नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन याद थी बस, इसकी वो नहीं आती मुझे कैसे लिखते हैं। प्योंग यांग करके नाम था, और इसकी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसका बड़ा सिंपल है, इसकी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये है इन तीनों की कैपिटल। चलो यार हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22वां क्वेश्चन कहता है कि रेक्टिफायर क्या करता है? देखो रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। किसको? एसी को डीसी में। डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। कौन करता है? इन्वर्टर। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। जो आप देखते हो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, वो क्यों लगे होते हैं आपके गली गली के कोने पे? क्यों? क्योंकि वहां से क्या करते हैं, ये लो वोल्टेज भेजते हैं। लो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। कैसे? स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के बाद आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि कहीं से हाई वोल्टेज आ रही है, लेकिन आपके अप्लायंस को इतनी वोल्टेज चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा? क्योंकि यार आपको पता होगा आपके घरों में तो जा रही है, बहुत हाई वोल्टेज जा रही है, कि आपके चार्जर को 240 वोल्ट ही चाहिए, उसे तो नहीं चाहिए 240 वोल्ट। तो वो क्या करेगा? आपके चार्जर के अंदर ऑलरेडी एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो उसकी वोल्टेज को 5 वोल्ट तक गिरा देता है, और आपका चार्जर काम करने लग जाता है। तो ऐसा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। रेक्टिफायर किस लिए यूज होता है? अभी हमने जाना, एसी को डीसी में करने के लिए, और डीसी को एसी में करने के लिए। अच्छा एसी डीसी की फुल फॉर्म पता है ना? एसी होता है ऑल्टरनेटिव करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ये होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट में एक नॉर्मल वोल्टेज स्ट्रेट चलती है, ऑल्टरनेटिव में वोल्टेज चेंज होती रहती है, जीरो जीरो से 240, 240 से वापस जीरो। ये मैं घर की बता रहा हूँ, बाकी और अलग अलग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो एसी में चेंज होती रहती है, डीसी में स्ट्रेट वोल्टेज जाती रहती है।
अब हम बातें करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? द टर्म बैक स्टिक, बैक स्टिक की बात करें तो मुझे बताओ स्टिक इन सब में से कौन से गेम में यूज होती है? क्या बैडमिंटन में स्टिक यूज होती है? नहीं। बास्केटबॉल में कोई स्टिक? वॉलीबॉल में? तो इसका आंसर क्या होगा? हॉकी। इसमें क्या होता है, जब आप अपनी स्टिक के पीछे वाली साइड से, जो थोड़ी राउंड साइड होती है ना, उससे अगर गोल कर देते हो तो वो गोल नहीं माना जाता है, तो इसे कहते हैं बैक स्टिक। कि आपने बैक वाली स्टिक से गोल किया है या फिर यूज किया अपनी बैक वाली स्टिक। अच्छा, इन तीनों में से मुझे बताओ, जो बाकी बचे हैं, लिबेरो कौन सी गेम में होता है? लिबेरो कौन सी गेम में होता है? सभी कमेंट करके बताना कि लिबेरो कौन सी गेम में होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। इनको याद करते हुए मनाते हैं हम बैसाखी। बैसाखी मनाई जाती है खालसा पंथ जी को याद करते हुए। अच्छा, एक और चीज जो हम बात करते हैं, लोहड़ी किस लिए मनाई जाती है? लोहड़ी देखो मनाते तो बहुत ही बड़े लेवल पे मनाई जाती है, लेकिन ये मनाते हैं हार्वेस्ट के लिए। जब आपका हार्वेस्ट सीजन शुरू होता है ना, तब हम मनाते हैं लोहड़ी। होला मोहल्ला किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इसमें क्या होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। आप सबने देखा होगा, जो अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल दिखाते हैं ना लोग, वो एक चक्री सी होती है, वो घुमाते हैं यार, क्या तलवारें वलवारें यूज करते हैं, तो मार्शल आर्ट स्किल्स के लिए यूज होता है। ब्रदरहुड दिखाते हैं इसमें अपना कि भाईचारा कितना है, तो बड़े अच्छे होते हैं। और तीज तो शायद आपको सबको पता होगा, शिव जी और पार्वती जी के मेल के लिए मनाया जाता है कि उनके बीच में कितना प्यार था, तो उन चीजों को दिखाने के लिए मनाया जाता है तीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन। चलो भाई, आधे रास्ते तो आ गए हम, आधा रास्ता बाकी है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जो भी आप कार्य कर रहे हो उसकी यूनिट क्या है? कार्य करने की यूनिट होती है जूल। वही वाला जूल, जूली जूली वाला जूल, जूली जूली। तो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? जूल। अच्छा, वॉट किसकी यूनिट होती है? वॉट होती है पावर की यूनिट। किसकी? पावर की यूनिट होती है। डेसिबल होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, कि आपको जो भी आवाज आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो डेसिबल होती है। जैसे आप अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आप उसमें देख रहे हो कि आजकल एक बड़ा नया ऑप्शन निकाला उन्होंने, वो साइड में ना देते हैं कि स्टेडियम से कितनी आवाज आ रही है। जैसे ही धोनी जी एंटर करते हैं वैसे स्टेडियम ऐसे गूंजने लगता है, ठीक है, बोले जो कोयल। ऐसी एम्पेयर, एम्पेयर होती है करंट की। किसकी? करंट की। चलो यार, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 कहता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबको पता होगा। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? ये CaCO3, ये 3 ना छोटा होता है, ऐसे लिखा जाता है CaCO3, और ये है CaOH होल ट्वाइस, ऐसे ये है CO2, ऐसे लिखे जाते हैं। इसे हम कहते हैं, जहां तक मुझे याद है, इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लाइमस्टोन या फिर चौक। और इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ये सारी चीजें भी हमने पिछली वीडियो में कवर करी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पिछली वीडियो जाके देख लो, मैं अभी भी तुम्हें एक ही चीज रिकमेंड करूंगा। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामाकृष्णन मिशन स्ट्रेस द आइडियल ऑफ। रामाकृष्णन मिशन सेल्वेशन की बात करता था। किसकी? मोक्ष की प्राप्ति की, सेल्वेशन, इसकी बात करते थे रामाकृष्णन मिशन। किसने शुरू किया था रामाकृष्णन मिशन? सभी कमेंट करके बता दो कि ये मिशन शुरू किसने किया था। हमने बहुत बार बात करी है, अब दोबारा बात नहीं करेंगे। जिसको पता है कमेंट करो, जिसको नहीं पता भाई पीछे जाके देखो, बातें हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आंसर देखो, हमने पिछले वाली यार पिछला इतने बार हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं ना कि अब क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं, लेकिन अगली फॉर्म में। उन्होंने दूसरी चीज पूछी थी, किसी और का नाम दे दिया था। वहां पे नोरोरा पावर प्लांट है, तारापुर सबसे पहला पावर प्लांट है, रावत भाटा पावर प्लांट है। तो कौन सा बचा? आंसर हमारा सही है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अच्छा, इसी बताओ नोरोरा है कहां पे? नोरोरा है यूपी में। तारापुर तो हम 10 बार जान चुके हैं, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और रावत भाटा है राजस्थान में। अच्छा, रावत भाटा के बारे में ना एक चीज जो जानने वाली है, रावत भाटा इकलौता ऐसा है, इकलौता तो नहीं बोलूंगा, हाँ, रावत भाटा एक ऐसा है जो कनाडा के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया। किसके साथ? कनाडा के साथ कोलैबोरेशन में इसको बिल्ड किया गया है रावत भाटा को। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? देखो, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे खुद सोच के देखो यार, अभी अभी गया है। गांधी जी किस चीज की बात करते थे?
गांधी जी कहते थे कि अहिंसा को अपनाओ और हिंसा को छोड़ दो। तो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, और अहिंसा की बात करें तो मतलब 2 अक्टूबर हमारा इसका आंसर होने वाला है। 15 अगस्त तो शायद आप लोगों को पता ही है, और शायद 31 अक्टूबर, क्या 31 अक्टूबर को भी कोई डे आता है, मुझे बताओ। 31 अक्टूबर को आता है हमारा नेशनल यूनिटी डे। कौन सा? नेशनल यूनिटी डे आता है। अच्छा, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है हमारे पास। किसका है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी? सभी कमेंट करके बताओ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर बनाया गया है। ये तो सबको पता होगा, तो कमेंट करके जल्दी बता दो। 14 नवंबर को शायद सबको पता है क्या मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 30वां क्वेश्चन हाजिर हो। 30वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। किसने किया था? अगर आपको याद होगा तो एक चीज बताई थी हमने। क्या बताई थी? हमने बताया था कि सबसे पहले आई थी संगम, संगम के बाद आई थी सुलभ, फिर आई थी तुलुव, और फिर आई थी अराविडू। संगम, सुलभ, तुलुव, अराविडू ये आई थी। तो शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत करी थी संगम ने, और इसमें भी हम बात करते थे, 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। कौन से 2 भाई थे? हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की थी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? इस पैटर्न को याद रखना, ये पैटर्न कभी कभी पूछ लेते हैं। संगम, सुलभ, तुलुव, अराविडू, बस एक रिदम के साथ याद करो, संगम, सुलभ, तुलुव, अराविडू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 थोड़ी है भाई, 31, 31 कंप्यूटर महाशय। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है वायुदूत एयरलाइन थी एक, वो कब सेटअप हुई थी? अच्छा, वायुदूत क्यों पूछ रहा है, बाद में इसका आंसर जानेंगे। वायुदूत ना इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये ना एयर इंडिया तो सबको पता होगा, और एक थी हमारे पास इंडियन एयरलाइंस, इन दोनों के मिक्सचर से बनाई गई थी। इन दोनों ने मिलकर सेटअप करी थी कौन सी? वायुदूत एयरलाइंस। ये हुई थी 1981 में शुरू हुई थी। तो ये याद रखना है दोनों किन से मिलकर बनी थी? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन से। ठीक है, इंडियन आएगा, चलो वो लिख लेना, इंडियन आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 खुल गया क्या ही करें, छोड़ो। अब ये कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सरूद सम्राट। यार सरोद सम्राट ने एक ही थे हमारे पास, और उनका नाम था अमजद अली खान। कौन से? अमजद अली खान। अच्छा, सरूद सम्राट तो हमें पता चल गया अमजद अली खान थे। क्या पंडित रविशंकर कोई बता सकता है? पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? ये बजाते थे सितार। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये ऑप्शन आपको देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, आमिर अली खान घराने अगर जिसको याद है तो वो बता सकते हैं। आमिर अली खान फाउंडर थे कौन से घराने के? ये फाउंडर थे इंदौर घराने के। कौन से? इंदौर घराना। और इसी तरीके से किशन महाराज, किशन महाराज का नाम तो भाई मेरे हिसाब से शायद सबने ही सुना होगा, जो बड़े टाइम से पढ़ता आ रहे, तबला बजाते हैं। अब ये तबला बजाते हैं तो ये भी किसी घराने से बिलोंग करते हैं। कौन सा घराना था वो था बनारस का घराना। कौन सा? बनारस। तो याद रखना, फाउंडर थे आमिर अली खान, किसके? इंदौर घराने के। किशन महाराज तबला बजाते थे, ये फाउंडर नहीं थे, बिलोंग करते थे कौन से? बनारस घराने से। और अमजद अली खान के बारे में हमने जान लिया, सरोद सम्राट। और पंडित रविशंकर प्रसाद कौन से? सितार। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो चाहते हैं ना घराने की वीडियो भी एक बार लाई जाए, कमेंट करके बता देना कि हाँ सर घराने की वीडियो लाओ, ऐसा घराना पढ़ा दूंगा, भूलोगे नहीं, दिमाग से तो निकलेगा ही नहीं। 33rd क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not one of the methods of national income estimation? देखो इसके ना मेथड बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं ना उसमें आता है एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम। कौन सा नहीं आता है? बैंकिंग नहीं आता है, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि नॉट पूछा है। अब इसके अलावा एक और आता है जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड। तो बहुत सारे मेथड है जिसमें से ये 4 मैंने 4 आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना ये 4 तो रखनी है। कौन सा? एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट, इनकम और वैल्यू एडेड। एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट, इनकम और वैल्यू एडेड, EPIV। ठीक है, जैसे एपिक होता है ना, वैसे एपिक की जगह यहाँ पे सी की जगह क्या है? वी है। सी को थोड़ा टेढ़ा कर दो। 34th क्वेश्चन देखते क्या है भाई। डैश पार्ट ऑफ जाइलम। जाइलम सबको पता होगा, टिश्यू में 2 तरीके के हमारे पास वो होते हैं, टिश्यू कह रहे हो, प्लांट्स में 2 तरीके के टिश्यू होते हैं। कौन से? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लायम। ये 2 टिश्यू होते हैं हमारे पास, फ्लायम। अब इन दोनों टिश्यू का काम क्या होता है? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, जैसे फ और फ फूड, जाइलम बचा तो वाटर।
अब जाइलम ना थोड़ा इसका एक लिविंग पार्ट होता है, किसका, जाइलम का लिविंग पार्ट होता है, जो क्या करता है, जो करता है स्टोर, किसको करता है, फूड को करता है, भाई उसको भी फूड चाहिए तो वो स्टोर करेगा, और वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा। कौन सा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम। ये चीज याद रखना, ये भी पूछ लेता है कि ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द टर्म पार्लियामेंट रिफर्स टू द, जो मुझसे पढ़ रहा है ना भाई, इतनी बार बात हो चुकी है कि आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है नेशनल लेजिस्लेचर। भाई पार्लियामेंट नेशनल पे संभालेगा। पार्लियामेंट दो चीजों से मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है, तो इन दोनों की बातें तो नहीं करेगा। स्टेट संभालते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट, नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेशनल होगा, लेजिस्लेचर। अच्छा, पार्लियामेंट कहां से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट का प्रावधान कौन सी कंट्री से लिया गया है, ये भी कमेंट करके सभी बता दो, ठीक है, सभी कमेंट करके बताना कि पार्लियामेंट कौन सी कंट्री से लिया गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अ कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, कौन सी गवर्नमेंट से, देखो कैमल की बात हो रही है तो मुझे बताओ कैमल मेनली कहां पाए जाते हैं, क्या वो राजस्थान में पाए जाते हैं, तो यही है इसका आंसर, बस, क्या और कुछ सोचने वाली बात है। अच्छा, राजस्थान से याद आया, अभी हमने पीछे ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बताया था, जल्दी बता दो कौन सा पावर प्लांट था वो, मुझे दोबारा ना बताना पड़े, कौन सा पावर प्लांट था वो जो राजस्थान में है, जो कनाडा के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया, जल्दी बताओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, कौन कौन थे भाई, देखो प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है, तो अगर आपको याद होगा प्लानिंग कमीशन चेयरमैन लीड करता है और वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। एक बार हुआ था जब डेप्यूटी चेयरमैन कौन बने थे, वो प्रेसिडेंट भी बने थे, वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी। पी से प्लानिंग कमीशन, पी से प्रेसिडेंट, पी से प्रणब मुखर्जी, इतना सिंपल याद रखना है। अच्छा, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके किस में चेंज कर दिया, नीति आयोग में चेंज कर दिया है। और नीति आयोग की क्या फुल फॉर्म होती है, क्या नीति आयोग की फुल फॉर्म आपके सामने ये होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, इन द गोल्जी अपैरेटस द मैच्योरिंग फेज इज, अब देखो गोल्जी अपैरेटस होता है आपका कुछ ऐसे ऐसे शेप होती है उसकी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ शेप होती है, बड़ा वो होता है, आप देखना कभी सर्च करके तो आपको दिख जाएगा गोल्जी अपैरेटस कैसा होता है। इसके दो फेस होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है, ठीक है। जो ट्रांस फेस होता है इसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। कौन सा, मैच्योरिंग फेस। और ये किस शेप का दिखता है, कॉनकेव शेप का दिखता है। और जो सिस फेस होता है ये कॉन्वेक्स शेप का दिखता है। इसको मैच्योरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी में हमारे जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर एक वेसिकल बना लेते हैं, जो बाद में इसे छोड़ देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड मिलकर वेसिकल बना लेते हैं, जो बाद में इसे छोड़ देते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन, ये तो सबको पता है, उन्होंने क्या, ब्रह्मो सभा फाउंड किया था, जिसको बाद में क्या बोला गया, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज बोला गया था, अभी हमने जाना था। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, क्या ब्रह्मो सभा से पहले भी कोई नाम था, बिल्कुल, क्या नाम था उसका, आत्मीय सभा। सबसे पहले आत्मीय सभा, फिर ब्रह्मो सभा, और ब्रह्मो सभा के बाद ब्रह्मो समाज। ये ऐसे क्रोनोलॉजिकल वाइज चलता है। क्या है ये, ए बी और बी, ए बी बी, आत्मीय, ब्रह्मो और फिर ब्रह्मो। तो पहले ब्रह्मो सभा है फिर ब्रह्मो समाज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड, कौन सी जगह है वो है उत्तराखंड। क्या है इसका आंसर, उत्तराखंड। गुजरात में कौन कौन सी पाई गई है, क्या गुजरात में लोथल पाई गई है, लोथल के अलावा गुजरात में एक और थी, उसका नाम था भाई हमारे पास धोलावीरा, धोलावीरा। राजस्थान में क्या कालीबंगन पाई गई है, कालीबंगन के अलावा और भी कोई पाई गई है, हनुमानगढ़, कौन सी, हनुमान, हनुमान गढ़ या गढ़ी। और इसके अलावा हरियाणा में है राखी गढ़ी, कौन सा है, राखी गढ़ी। तो
लोथल धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान में और हरियाणा में है, राखीगढ़ी उत्तराखंड में कोई भी साइट नहीं पाई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? ये कहता है बर्निंग ऑफ कोल। भाई पिछली बार सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है जो पिछली बार था। पिछली बार हमें कंबशन ऑप्शन दे रखा था, तो हमारा आंसर हो गया था कंबशन। इस बार कंबशन नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है बर्निंग ऑफ कोल। मेरी एक टॉप 10 वाली वीडियो है केमिस्ट्री की, उसको जाके देखना। इतने अच्छे से सारी रिएक्शन समझाई है ना कि अगर आपने आज तक रिएक्शन नहीं पढ़ी ना, पढ़ोगे मजा आ जाएगा यार तुम्हें। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसी ऐसी इमेजेस हैं, मस्त मजेदार। चलो जाके देखो इतना। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्या कहता है? द फोरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम कौन सा है? ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई जीने का राइट ही तो हमारा फोरमोस्ट राइट होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब इसमें एक चीज बात करते हैं कि जो राइट टू फ्रीडम है कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 19 से 22 में। राइट टू फ्रीडम कहां से आता है? आर्टिकल 19 से 22 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ऑन विच डे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। कौन से दिन किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950। जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। ये वही एम्बल है जो आप देखते हो शेर के मुंह बने हुए, वही वाला है जो लिया गया था सारनाथ। सारनाथ में जो पिलर पाया गया था किसका? अशोका जी का। उन्हीं के पिलर से सिंबल लिया गया था। और सारनाथ में जो पाया गया था अशोका जी का, वो वही है, वो आप देखते हैं ना जो लायंस है, वही वाला सिंबल है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है भाई यूपी में। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सारनाथ है कहाँ पे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेदा। इसका आंसर है श्री औरबिंदो। ये हैं इस बुक के रचयिता। अगर बुक देखनी है आपको तो हमारी एक और वीडियो भाई टॉप 10 में दोबारा, मैं देखो बार बार नहीं बोल सकता हूँ, इतनी बार बोल चुका हूँ। 50 में से 25 क्वेश्चन तो ऐसे जो हमारी पिछली वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो क्या ये 50 आपको अगर पहली बार देख रहे हो तो क्या ये 50 अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं ना, सारी वीडियोस देख लो, अगले 50 मुश्किल लगेंगे ही नहीं। तो इसका आंसर है श्री औरबिंदो। वहां पे भी हमने सारी बुक्स की बात करी थी जो जो फेमस पर्सनैलिटीज ने लिखी हैं। चलो आगे बढ़ते यार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कौन से दिन होता है? ये 22 मार्च के दिन होता है। कौन से दिन? 22 मार्च। अच्छा इसमें एक 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल को एक होता है हमारा नेशनल, कौन सा? नेशनल मैरीटाइम डे। ये भी पूछा जाता है तो इसलिए लिख लो कौन सा है? नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को होता है और 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? ये कहता है कि एक राजपूत रूलर थे जो मोहम्मद गौरी को हरा चुके थे। कौन से? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1191 एडी। तो जिसको बैटल की वीडियो नहीं देखी है ना भाई, वीडियो कह रहा हूं, जिसको बैटल के बारे में नहीं पता है मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपके लिए बैटल की वीडियो लाने के लिए भी तैयार हूं। बस आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर लेके आओ तभी ला पाऊंगा। भाई मैं डिमांड वाली बात होती है, डिमांड दो, मैं सारी वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। मैं बैठा हूं अकेले भाई, मैं आपके लिए ही बैठा हूं, मैं यहाँ पे कमाने के लिए नहीं बैठा हूं। ठीक है, तो चलो यार अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अगला थोड़ी देखेंगे, इसका आंसर तो जान लो। इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने की थी मोहम्मद गौरी से बैटल। पहले फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गौरी हार गए थे, दूसरी बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उसके बाद इन्हें मार दिया गया था। तीसरी बैटल हुई थी जयचंद और मोहम्मद गौरी की, जिसमें जयचंद भी मारे गए थे। ये होती है फर्स्ट बैटल 1191 में, ये 1192 में, और ये होती है बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर ये होती है 1194 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इन विच ईयर डिड द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास। सिर्फ ईयर पूछा है तो इसका ईयर होने वाला है 1998। इस ईयर में लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, जिसमें इन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने कि हम लॉटरीज को भी रेगुलेट करना शुरू करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से हमारी एक पुरानी वीडियो का क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया है, वो है जीएसटी। इकलौता टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है इन चारों में से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यार। 49 कहता है घटम क्या है। घटम आपने देखा होगा एक ना ऐसे होता है मटके जैसा, जिसको लोग बजाते हैं टन 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 करके, वो टन 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 की जो आवाज आती है ना, उसी को हम घटम कहते हैं। तो इसमें पॉट वाला आंसर है हमारा आंसर सही, ये होता है घटम। अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं।
50th क्वेश्चन भाई, आखिरी क्वेश्चन पे फाइनली पहुंच ही गए इतनी मेहनत के बाद। अगर आप 50वें क्वेश्चन तक पहुंच पाए हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके अंदर दम तो है। अब 50वां क्वेश्चन भी देख लो क्या है। ट्राइब्स ऑफ द निकोबार आइलैंड पे देयर रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग ओशुएरी फीस्ट। इसमें होता है निकोबार आइलैंड के जो लोग हैं वो अपने हेड ऑफ द फैमिली को रिस्पेक्ट देते हैं, क्या करके, ओशुएरी फीस्ट के अंदर। अब इसके नीचे जो 3 लिखे हुए ना, तीनों के तीनों अगर आपको पता है तो ये तीनों वेस्ट बंगाल के हैं। कहां के? तीनों के तीनों वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं। चलो भाई, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को थैंक यू। और देखो, अब ये जो आपके क्वेश्चंस थे ना, देखो इतने बढ़िया क्वेश्चंस थे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इतने टफ क्वेश्चन थे कि नहीं होते भाई पहली बारी में, तो ये वीडियो देखो, पुरानी वीडियो देखो। ये है पार्ट 12, 11 पार्ट पहले आ चुके हैं, सबको देखो। इतना है कि अगर आप सारे कर दोगे ना, कहीं नहीं जाने वाले आपके 40 नंबर। ऐसी वीडियोस निकाली हमने आपके लिए। सोचिए यार, कम से कम अभी तक 200-300 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं, और उसमें भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी ऐसी के दिमाग खुल जाए। ठीक है, चलो आज की क्लास को भाई यहीं पे खत्म करते हैं। जो लोग भी नए हैं भैया, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक जरूर कर देना हमारे सेशन को। सबको थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।